बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है जी लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। मोहम्मद सोहेल मेरा नाम है और सब्जेक्ट का नाम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, और ये इसका दूसरा लेक्चर है, मतलब दूसरे वीक में हमने इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। और उससे पहले हमने पढ़ा था जनाब, अगर आप देखें तो गेट्स, लॉजिकल गेट्स, जिसमें एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट। तो उस लेक्चर में हमने जो सीखा था कि दो बेसिक गेट होते हैं, एंड गेट और दो और गेट। बाकी गेट उससे मिलके बनते हैं। ये लेक्चर उसी से रिलेटेड है। अगर हमें गेट नहीं आएंगे तो ये लेक्चर भी हमें समझ नहीं आएगा। लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं लेक्चर देने से पहले कि ये हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसलिए एक ज़रूरत पेश आती है, एक बहुत बड़ी इक्वेशन है, बहुत बड़ा एक सर्किट है। अगर हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएँ, छोटी फॉर्म में ले आएँ, और वो वही सर्किट काम करे जो एक बड़ा सर्किट काम कर रहा है, तो इससे हमें बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। हमारा हार्डवेयर जब बनेगा, मतलब हार्डवेयर का मतलब है कि मेरे पास मदरबोर्ड पे आप देखें तो आपको एक बहुत बड़ा सर्किट मिला है, तो वो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मिला है। लेकिन आप ये खुद ध्यान करें और ख़ुद सोचें, अगर ये हम सिंप्लीफाइड ना किया हो तो ये सर्किट कितना बड़ा होता। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम इस काबिल होते हैं कि हम सर्किट को बना सकें और वो छोटा सर्किट बना सकें। तो अगर आप फिर भी देखें जनाब, ये हमारे पास मदरबोर्ड है कंप्यूटर का, या हमारे पास मदरबोर्ड है जनाब जी CPU डेस्कटॉप कंप्यूटर का, तो वो भी अभी बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम उसको उससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन हमने कुछ पढ़ लिए थे, 10 रूल। आज हम 11 रूल नंबर पढ़ेंगे जी। रूल नंबर 11 है जी। रूल नंबर 11 में वो कहता है कि अगर a प्लस ए बार बी दिया हो तो वो इक्वल होता है a प्लस बी के। ये हमने साबित भी करना है। तो हम इसको कैसे साबित करते हैं? कहते हैं कि जनाब जी इस रूल को अगर हम एक्सपेंड कर लें, कैसे, ये देख लें जी, नीचे उसने किया हुआ है a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू, और अब वो क्या कहता है a प्लस ए बी प्लस ए बार बी। अब ये रूल नंबर 10 में हमने ये बात पढ़ी है कि a इज इक्वल टू होता है a प्लस ए बी। तो हमने इसमें इजाफा क्या किया, हमने इजाफा कर दिया a प्लस ए बी बार में a प्लस ए बी। ये किसकी जगह लग गया? ये a की जगह लग गया। अब पीछे बच गया था a बार b, तो वो वैसे का वैसे ही रह गया जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये 1 2 3 3 लाइन्स की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड लाइन में जो बात लिखी हुई है, जहाँ पर रूल नंबर 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया। क्यों? सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि जनाब जी मुझे पता है कि a किसके इक्वल है, a इक्वल होता है डबल ए के। ये रूल नंबर 7 में हमने पढ़ा भी था। अब अगर मैं इसको a को लिख दूँ a डबल ए प्लस ए बी प्लस, इसको मैं यहाँ पर सिंपल इतना लिख दूँ सिर्फ और सिर्फ डबल ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ये लिख दूँ, तो मेरे पास जो नीचे इसकी लाइन बनेगी, या नीचे जो मेरे पास इसका सर्किट बनेगा या इक्वेशन बनेगी, बेसिकली इक्वेशन बन रही है, वो क्या है कि डबल ए प्लस ए बी प्लस ए बार प्लस ए बार बी। अब हमने यहाँ पर रूल नंबर 8 भी अप्लाई किया। रूल नंबर 8 क्या है जी? ए बार इज इक्वल टू 0 के। क्यों किया? सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। जब आप सिंप्लीफाइड एक दफ़ा कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगी रूल नंबर 7 क्यों लगाया, रूल नंबर 8 भी लगाना है, या 7 भी लगाना है, या 10 भी लगाना है। तो मेरे पास अब जो इक्वेशन बन गई है वो बनी है डबल ए प्लस ए बी प्लस ए बार प्लस ए बार बी। अब मैं यहाँ से पहली इक्वेशन आप अगर देख लें जनाब जी, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, फैक्टरिंग करता हूँ। फैक्टरिंग आपने ये मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है a प्लस ए बार मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब जी इसके साथ छोटी ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फैक्टरिंग आपको कोई मसला नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। ये सेम वही फैक्टरिंग है जो हमने मैट्रिक में पढ़ी हुई है। तो यहाँ से ये फैक्टरिंग अगर आपको नहीं आ रहा तो आप एक दफ़ा फैक्टरिंग खुद करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अब अगर रूल नंबर 6 को अप्लाई किए जाए तो a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 क्या होता है? तो ये मेरे पास a प्लस ए बार ये 1 के इक्वल हो गया। पीछे बात के मेरे पास a प्लस बी।
तो ए प्लस बी, ये रूल नंबर 4 है जनाब जी, और ये इक्वल हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बार बी के। इसमें इस स्लाइड में थोड़ा सा मुश्किल है ये फैक्टरिंग करना, तो इसमें फैक्टरिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर कागज़ पेंसिल लेके एक दफ़ा खुद फैक्टरिंग करें तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर फैक्टरिंग हमें समझ नहीं आ रही। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ये फैक्टरिंग मुश्किल मुझे लग रहा है, अदरवाइज इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये रूल हमने सारे पढ़े हुए हैं जी। हम आप इसको साबित करते हैं जी एक टेबल से। टेबल नंबर 3 जी, ये टेबल नंबर 3 है जी। अब ये देख लें जी, टेबल नंबर 3 में ए बी, उसके साथ ए बार बी, उसके साथ ए प्लस ए बार बी, और उसके साथ ए प्लस बी। हमने इक्वल करना है या साबित करना है इसको, ए प्लस ए बार बी ये इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी के। अब ये देख लें जी, अगर ए मेरे पास 0 है और बी भी 0 है तो ए बार बी ये भी 0 आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में 0। गो के ए बार मेरे पास 1 भी हो जाएगा, उसके बावजूद मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 0 आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इसकी a प्लस ए बार बी ये भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास a प्लस बी भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है पहली कंडीशन में मेरे पास लास्ट 2 जो कॉलम हैं वो इक्वल होंगे, लास्ट 2 कॉलम ही इक्वल करने हैं हमने। अब इसी तरह a मेरे पास 0 है, b मेरे पास 1 है, तो a प्लस ए बार बी ये क्या हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा जी, क्योंकि b मेरे पास 1 है, ए मेरे पास 0 है, और ए बार मेरे पास 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई में 1 ये भी 1 हो जाएगा। अब a प्लस बी, अब a 0 है b 1 है, तो 0 प्लस 1 b 1 होता है, तो इसका मतलब ये इस कंडीशन में भी दोनों मेरे पास इक्वल हो गए हैं जी। आप खुद देख लें। थर्ड हम चेक करते हैं जी, थर्ड रो हमारी बन रही है, a 1 है और b 0 है, तो इसमें मेरे पास a बार b ये मेरे पास 0 आ रहा है, तो a प्लस ए बार बी, अब यहाँ पर ये 1 हो गया। क्यों 1 हो गया, क्योंकि a 1 हो गया, a बार 0 हो गया और b भी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई में 0 तो 0 हो गया। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये सॉरी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब a प्लस b में देखते हैं, अब a 1 है तो b 0 है, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू फिर 1 हो जाएगा। अब सबसे लास्ट वाली कंडीशन चेक करते हैं, क्या यार वो भी फुलफिल कर रही है इसको या नहीं कर रही। अब इस सूरत में दोनों 1 है, a भी 1 है b भी 1 है, a बार b ये 0 हो गया, लेकिन a प्लस ए बार b ये 1 हो गया, क्योंकि a 1 था। अब a 1 था, बाकी अगला 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। a प्लस बी यहाँ पर, अब a भी 1 है b भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 नहीं होता, 1 ही होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है लास्ट की इक्वेशन भी मेरे पास इक्वल हो गई। इसका मतलब लास्ट 2 कॉलम हर कंडीशन में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बड़ी इक्वेशन लिख लो, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसको लिख लो, या आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये लिख लो, मतलब अब यह a प्लस ए बार बी ये किसकी इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी के। तो आपके सामने ये एक सर्किट बना भी है, एक बड़ा सर्किट है, और साथ उसकी सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव सीन दैट दिस a डॉट बी एंड हो रहे हैं जी आपस में। ये सर्किट बना लो, ये एक ही सर्किट काम करेगा। जिसका मतलब है हमने एक बड़े सर्किट को छोटे सर्किट में सिंप्लीफाइड कर लिया या सीख लिया। मजीद हम आगे चलते हैं, आपको समझ आ जाएगी जी। इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव सीन दैट a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी सी। हाउ कैन इट पॉसिबल? दिस स्लाइड इज आल्सो प्रूव दैट a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई विद a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी सी। जी इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं जी, दिस रूल कैन बी प्रूव्ड एज फॉलो। जी ये देखें जी, नीचे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, रूल नंबर 7, रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 से ये प्रूफ हो रहा है। लास्ट में रूल नंबर 4 हम अप्लाई करेंगे, तो ये लॉ हमारे पास पूरा प्रूफ हो जाएगा। लेट्स सी, हम इसको प्रूव करने की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, डबल a
प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये देख लो जी आगे लिखा हुआ है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ला। सिंपल हमने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मज़ीद मैं आगे चलता हूँ तो इसमें मुझे पता है कि डबल ए इज इक्वल टू होता है जी सिंगल ए के, ये रूल नंबर 7 में हमने पढ़ा हुआ है। ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये वैसे का वैसे लिखा हुआ है जी। नेक्स्ट आगे चलें तो हम यहाँ से जो ए प्लस ए सी है, यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे पास क्या बच गया, ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब ए बी और बी सी को हमने नहीं छेड़ा इस वक्त, तो मुझे रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास 1 प्लस सी किसके इक्वल आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया नेक्स्ट रो में। तो a मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने यहाँ से b क्यों नहीं मल्टीप्लाई कॉमन लिया, तो b कॉमन ले लेते हैं जनाब। आगे चलें नेक्स्ट में, तो हमने यहाँ पर a प्लस ए बी से फिर a कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी को नहीं छेड़ा हमने ए प्लस ए बी से ए कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बच गया जी, ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस बी सी। ये रूल नंबर 2 है। फिर जी रूल नंबर 2 में हमें पता है कि 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमें यहाँ पर ये भी बात पता है। तो सिंपल 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 हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल हम ये करेंगे इसके साथ ए डॉट 1 प्लस बी सी ये लिख देंगे। अब मजीद ये सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता इसके बाद, तो मेरे पास लास्ट के ऊपर ए प्लस बी सी ये आ जाएगा। और ये बात हमने प्रूव कर दी इन दिस स्लाइड। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड fully. If you are not understanding for rule number 12, please call me, help me. Sir, I am not understanding for this row. So I will explain you when you call me. It's open for you, open choice. Next slide, table 4.4 is proof that in figure wise in rule number 12. So we have moved to next slide. Yes, this is the next slide, table 404. In table 04 we have proved that rule number 12. We have chosen A, B, C. We have chosen 3 variable in this rule. In next column a plus b, in next column a plus c, and next column a plus b multiply by a plus c, and in the next column b plus bc, and the last a plus bc. अब हमने इक्वल करना है आपस में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी। किसके इक्वल करना है जी, a प्लस बी सी के। सबसे पहले हम इसको, अब मैं यहाँ पर सबको नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मैं कुछ को कंडीशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहली मेरे पास कंडीशन है जी, a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है, तो मेरे पास a b ये भी 0 बन जाएगा, a c भी 0 बन जाएगा। अब b c भी 0 बन जाएगा क्योंकि ये b c भी 0 है। तो लास्ट कॉलम में देखें जी, a प्लस बी सी ये भी 0 आ रहा है, और a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी ये भी 0 आ रहा है। ये देख लें जी, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, मेरा कर्सर यहाँ पर मूव कर रहा है, और ये भी मेरे पास 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब हम इस पे चलते हैं जी, ये इस वाली रो पे। तो अगर आप इस वाली रो पे देखें तो मेरे पास a भी 0 है, b 1 है, c मेरे पास 0 है। तो a प्लस बी ये 1 आ गया, क्योंकि a प्लस बी 1 आ गया। a प्लस सी ये देख लें, a प्लस सी ये 0 आ गया, क्योंकि a 0 है, c भी 0 है। ये देख लें जी, a प्लस सी 0 आ गया। अब मल्टीप्लाई करके हम देख लें इनको, मेरे पास तो मल्टीप्लाई मैंने जब किया a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी, अब यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाई 0 हमने किया तो ये 0 हो गया, ये देख लें ये 0 हो गया। अब बी सी को देख लें जी, बी सी, अब बी भी मेरे पास क्या है जनाब जी, बी मेरे पास क्या है, वो 1 है, और सी मेरे पास 0 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 आ गया। अब हम देखते हैं a प्लस बी सी ये भी 0 आ गया, इसका मतलब है ये भी 0 है और ये भी 0 है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब सबसे लास्ट पे चलते हैं जी, यहाँ पर ये लास्ट कंडीशन, बाकी कंडीशन आप खुद चेक कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। अब लास्ट कंडीशन में देखें जी, a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, तो a प्लस बी भी 1 आ गया, a प्लस सी भी 1 आ गया, और b
डॉट सी, ये भी 1 आ गया। इसका मतलब है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी, ये भी 1 आ गया, ये देख लें यहाँ पर। और यहाँ पर ये देख लें जी, ए भी 1 है प्लस बी सी भी 1 है, तो ये भी 1 आ गया। एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं जनाब, फिर आप ना कहिए सर लास्ट तो सबसे ज़्यादा आसान थी, आपने समझा दी। इसको चेक कर लेते हैं जी, 1 0 1। इसका मतलब है कि ए 1 है, बी मेरे पास 0 है और सी 1 है। तो यहाँ पर ये देख लें, ये मेरे पास कर्सर मूव कर रहा है, ये 1 आ गया। क्यों? ये ए प्लस बी है जी। ए प्लस सी, ये भी 1 आ गया। क्यों? ये बी यहाँ पर 0 है। इसका मतलब है बी सी मेरे पास ये 0 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये देख लेंगे, ये 1 हो गया। और यहाँ पर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी, ये देख लेंगे, ये भी 1 हो गया। इसका मतलब ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। अब ये देख लें जी, ये मेरे पास ये एक बिग सर्किट है, इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये सर्किट बना। तो इसका मतलब है एक गेट इसमें कम लगा हुआ है, 1 2 3 गेट लगे हुए हैं और इसमें दो गेट लगे हुए हैं। इसका मतलब है हमने एक सर्किट को या एक गेट को बचा लिया, सिंप्लीफाइड कर लिया जी। अब नेक्स्ट स्लाइड, ये रूल खत्म हो गए जी। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। अब हमने बूलियन अलजेब्रे के ज़रिए सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, कैसे करते हैं, ये हम समझते हैं जनाब जी कि हम कैसे छोटे से छोटे या कम से कम गेट को यूज़ करें। एग्जाम्पल उसने ली हुई है आपको समझाने के लिए, ए प्लस बी ए डॉट बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। अब ये इसने एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। देखें जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमें समझ आ जाएगी ये क्या करना चाह रहा है जी। अब वो स्टेप नंबर 1, अब वो कहता है जी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ टू द सेकंड एंड थर्ड टर्म इन द एक्सप्रेशन एज फॉलो। सेकंड एंड थर्ड टर्म, अब ये है जी सेकंड एंड थर्ड टर्म, अगर हम सिंपल अप्लाई कर दें, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मेरे पास जो इक्वेशन बनी हुई थी, तो ये क्या बन जाएगी, ए प्लस बी सॉरी ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी बी प्लस बी डॉट सी। इसका मतलब ये है कि स्टेप नंबर 2 में हम रूल नंबर 7 अगर अप्लाई करें तो बी बी मेरे पास सिंपल बी, और इसी तरह ए बी प्लस ए बी, यहाँ पर ये देख लीजिए 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसको मैं भी 1 दफ़ा लिख सकता हूँ। ये नेक्स्ट स्टेप में वो लेके चलेगा, बारी बारी आप कंफ्यूज ना हो। फिलहाल हम यहाँ पर ये करते हैं जी, बी डॉट बी इज इक्वल टू बी कर देते हैं सिंपल, ताकि हमारी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में चली जाए। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी आ गया, बी बी को ख़त्म कर दिया, प्लस बी डॉट सी आ गया, यहाँ पर ये देखिए। अब स्टेप नंबर 3 में अप्लाई रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में क्या था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अब उसने मैंने कहा था, पहले भी आपको कहा था कि बी डॉट बी इज इक्वल टू बी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, वो स्टेप वाइज करेगा ताकि आपको समझ आना शुरू हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। तो टू दी फर्स्ट 2 टर्म, इसका मतलब हम इन दोनों में से एक टर्म ले सकते हैं। तो मेरे पास मजीद ये स्टेप क्या हो गया, ये आसान हो गया। अब ये मजीद सिंप्लीफाइड हो गया, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी आ गया। अब ये देख लें, इससे ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इससे ये सिंप्लीफाइड हो गया, मतलब अब मजीद भी सिंप्लीफाइड हो सकता है। अब हम मजीद सिंप्लीफाइड करने के लिए लास्ट स्टेप हम रूल नंबर 10 अप्लाई करें, तो मुझे पता है बी डॉट बी सी इज इक्वल टू बी के। इसका मतलब है कि ये सिंपल सिर्फ बी के इक्वल हो सकता है। ये हमने रूल नंबर 10 में पढ़ लिया है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो आप बैक स्लाइड करके रूल नंबर 10 को दोबारा रिवाइज करें, तो ये आपको समझ आ जाएगी। तो ये मेरे पास 2 टर्म जब बन जाएंगी, ये क्या बन जाएगी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी। देख लें जी, यहाँ पर मेरे पास ए डॉट बी प्लस ए सी प्लस बी। तो मेरे पास ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये चीज़ बन जाएगी। बड़ी इक्वेशन ये थी, या एक्सपेंडेड फॉर्म या फुल फॉर्म इसकी ये थी। इसका मतलब है जो काम ये वाली सर्किट करेगा वो यही काम ये वाला सर्किट भी करेगा। मैं स्लाइड पे आपको दोबारा समझा दूंगा, आप ये ना कहेंगे सर ये हम काम क्यों कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन क्यों कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन इसलिए कर रहे हैं, इसको बनाना ज़्यादा आसान है, इसको बनाना मुश्किल है।
काम दोनों सेम करेंगे, एक ही रिजल्ट आएगा सबका। तो इसका मतलब है क्या, अगर मैं ये बना लूँ मेरे सर्किट कम बनेगा, पैसे कम लगेंगे, बचत होगी, मेरे पास सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा, सिस्टम की कॉस्ट कम आएगी। सिस्टम मतलब कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर जी। अब मज़ीद कंटिन्यू करते हैं जी, स्टेप 5 मज़ीद वो आसान कर रहा है जी इसको जी। अब वो कहता है रूल नंबर 10 अप्लाई किया, ए डॉट बी प्लस बी ये इक्वल होता है बी के। अब हम ये बाकायदा पढ़ भी चुके हैं। तो मेरे पास टू द फर्स्ट एंड थर्ड टाइम टर्म्स क्या है, बी प्लस ए सी, ये इक्वेशन मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाती है। अब ये देख लें जी, ये मेरे पास एक इक्वेशन है जो बिग फॉर्म में है। मैं इसको, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर ये समझा देता हूँ, ए डॉट बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। अब इसको ले लो, ये सर्किट बना हुआ है जी इसका। इसको हमने सिंप्लीफाइड किया तो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन क्या बन गया, सर्किट बी प्लस ए सी। अब ये देख लो, ये एक छोटा सा सर्किट है। इसका मतलब है इस पे कम पैसे लगेंगे और इस पे ज़्यादा पैसे लगेंगे। अगर मैं एक सिस्टम डिज़ाइनर हूँ, कंप्यूटर बनाने वाला हूँ, पीसी बनाने वाला हूँ, तो मैं अगर ये वाला सर्किट यूज़ करता हूँ, ये वाला सर्किट, तो मेरे पास कम पैसे आएंगे। अगर मैं ये वाला सर्किट यूज़ करता हूँ, जगह भी ज़्यादा लगेगी, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, और मार्केट में कोई मेरा वाला सिस्टम ख़रीदेगा भी नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिस्टम में बार बार बात कर रहा हूँ तो सिस्टम परेशान ना होइएगा, ये कंप्यूटर की बात हो रही है जी। सिस्टम में ये बनेगा कैसे या बनाते कैसे हैं, मज़ीद अभी आप परेशान ना होइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये समझ आ जाएगी कि सर इसके साथ जोड़ा क्यों, इसके साथ क्यों नहीं जोड़ा, ये आपस में ए जुड़ा हुआ है, बी क्यों जुड़ा हुआ है। तो इसमें परेशान ना होइएगा। अब ये नेक्स्ट क्लासेस में आपको मज़ीद जब हम पढ़ते जाएंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, आप खुद बना लेंगे जी। यहाँ तक थी ये आज की स्लाइड, लेकिन अब कंटिन्यू करते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जब चलते हैं, व्हेन यू मूव next slide is change the topic as name as standard sum of product SOPs जी। SOPs ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, ये इसकी निशानी है जी, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। ये देख लें जी, सम हो रहा है फिर ये प्रोडक्ट हो रहा है। मेरा कर्सर मूव कर रहा है, पहले ये सम हो रहा है फिर ये आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम SOPs कहते हैं। आगे हम जब के मैप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो के मैप पर ही है, तो उसमें ये काम आएंगी ये चीज़ें। अभी आप ये देख लीजिए। अब वो कहता है कि जनाब जी, कन्वर्टिंग द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड SOPs फॉर्म। अब वो कहता है जी इसको कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है जैसे ये ABCD है तो ये भी ABCD में होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये दिया हुआ है A बार B दिया हुआ है। यहाँ पर वो कह रहा है कि जी ABC दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें D मिस है। अगर मैं इसके साथ D प्लस D बार मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि D प्लस D बार 1 के इक्वल होता है, और इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं बनेगा। अब वो नीचे इसको लेके भी चल रहा है, ये देख लें जी। कहते हैं दिस डोमेन ऑफ दिस SOPs एक्सप्रेशन ABCD। क्यों, हमें कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट वाली इक्वेशन हमें बता रही है कि ये मेरे पास इक्वेशन होगी ABCD। ठीक, अगर लास्ट में मिटा दूं तो हमें ये इक्वेशन बताती है, तो ये इक्वेशन हमें ABC की इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अब लास्ट में D भी आए हुए तो इसका मतलब हमें D में होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट टर्म उठा लें, फर्स्ट टर्म, इसमें हम देखें तो हमारे पास D मिस है। तो D मिस होने के लिए अगर हम इसके साथ सिंपल हम क्या करें, D मल्टीप्लाई बाई D बार हम कर दें इसके साथ। ये जैसे यहाँ पर ये नीचे कर भी रहा है, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ABCD प्लस D बार के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा आप ये खुद देख लीजिए क्या बन जाएगी, ABCD प्लस ABCD बार। ये देख लीजिए ये बार बन गई। मेरा कर्सर इस पर मूव कर रहा है, इसका मतलब है इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं तो सर्किट सेम सर्किट बनेगा। अब मुझे पता भी है कि D प्लस D बार इक्वल 1 के होता है, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर ये कैसे हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले यहाँ पर देखूँ A बार B बार, इसमें मिस क्या है जी, C और D मिस है। तो मैं क्या करता हूँ जी, ये लीजिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जब हम चलते हैं, A बार B बार, ये जनाब ये देख लें, इसमें मिस है C और C बार, और इसमें मज़ीद मिस है D और D बार।
तो सबसे पहले हम सी प्लस सी बार को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार बन जाएगी। अब इस ही इक्वेशन में डी मेरे पास मिस है, तो इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं डी प्लस डी बार, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बार बी बार सी प्लस मल्टीप्लाई डी प्लस डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस डी बार, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दोनों के साथ डी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मल्टीप्लाई होगा कि ये मान के इक्वल होता है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा भी है। अब ये इक्वेशन मेरे पास ए बार बी बार किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार। ये देख लीजिए, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये मत कहिएगा सर यहाँ पर सिंप्लीफाइड तो नहीं हो रहा, सर्किट एक्सपेंड हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। वो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, सिंप्लीफाइड नहीं करो। तो इसमें आप ये ना कहिएगा कि सर वो वहाँ पर तो पीछे कुछ हो, तो यहाँ कुछ हो जाए जी। अब लास्ट में हम ये देख लें, अगर ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी सी डी ए बी सी बार डी, इसकी जगह इनकी वैल्यू में पुट कर दूँ, तो ये मेरे पास सर्किट क्या बन जाएगा, ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार। इसका मतलब है कि इसकी जगह ये चीज़ आ जाएगी, ये जिस पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह ये सर्किट आ जाएगा जी, ये 4। ये क्या बनेगा जी, ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी, ये आ जाएगा जी, ये चारों इसकी जगह। लास्ट एक इसके साथ ये भी शामिल है जी, ए बार बी बार सी बार डी बार, ये आ जाएगा। लास्ट में आप ये देखें, ये वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें नो चेंजिंग, ए देख लें बी सी बार और डी। तो मेरे पास ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म इसकी बन गई। तो ये मेरे पास सर्किट जो इतना छोटा सा था वो इतना बड़ा बन गया। इसका मतलब है अगर मैं इस सर्किट को, ये बड़ा जो सर्किट है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आऊँ तो यही सर्किट बनता है। ये काम और ये वाला काम सेम करेगा। इसका मतलब है अगर हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म दी हो तो हम इसकी फुल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं। ये देख लें जी, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनाना सीख ली और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हमने सीख ली। कंटिन्यू करते हैं जी आज के लेक्चर को, और ये हमारा लेक्चर एंड की तरफ चल रहा है जी। अब लास्ट में हमारे पास एक और टर्म है जी, प्रोडक्ट ऑफ सम, POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है जी, जैसे कि सम ऑफ प्रोडक्ट था वो पहले सम हो रहा था, अब ये प्रोडक्ट हो रहा है जी। ये दो टर्म इसके साथ प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, और ये आपस में सम हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ सम इसको कहेंगे। अब ये देख लें जी, इसकी एग्जांपल वो ले रहा है जी, ए बार प्लस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ए प्लस बी बार प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या हुआ जी, मजीद वो इसको एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, यह समझाने के लिए बता रहा है। ये भी एक POS है, ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस सी प्लस डी बार प्लस ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये मेरे पास भी एक POS है। मजीद थर्ड रो में हमें, लास्ट वाले रो में हमें वो फिर समझा रहा है, ये भी एक POS है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, ए प्लस बी बार मल्टीप्लाई ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस ए प्लस सी। ये देख लीजिए, कंटिन्यू करते हैं जी आज के लेक्चर को जी। यहाँ पर POS कहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ POS एक्सप्रेशन सिंपली यूजिंग या रिक्वायर्ड एंड गेट, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो आर गेट पर हम अप्लाई कर देंगे। अब अभी बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगी जी। ये एक एग्जांपल है जी मेरे पास, ये देख लें जी। ये क्या किया उसने, सर्किट फॉर्म में अप्लाई किया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, बी प्लस सी प्लस डी के साथ, ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ए प्लस सी। अभी आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये आपस में एंड हो रहे हैं और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरे एक्सप्रेशन के साथ। इसका मतलब है जहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां एंड गेट लगेगा, जहां पर ये ऐड हो रहे हैं और गेट लगेगा। तो ए बी आपस में ऐड हो रहे हैं तो और गेट लग गया,
बी सी डी आपस में ऐड हो रहे हैं तो मेरे पास और गेट लग गया, ए सी भी आपस में ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर भी और गेट लग गया, और ये तीनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मेरे पास एंड गेट लग गया जी यहाँ पर। ठीक हो गया जी, इसको हमें समझ आ गई जी। अब हम कंटिन्यू करते हैं जी, ये देख लीजिए, ये लेक्चर है जी कन्वर्टिंग। अब लास्ट में हम इस पे चले, मेरे ख्याल में लास्ट 2 स्लाइड रह गई या 3 रह गई हैं, तो आप परेशान ना होइएगा कि सर ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। लंबा नहीं है, बस हमें सिंप्लीफिकेशन करने के लिए लंबा लग रहा है जी। कहता जी कन्वर्टिंग दी फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। अब फिर वही बात आ गई, हमने इसको स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में बनाना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें दे दी है जी, ये देख लें जी, ये लास्ट थर्ड टर्म हमें बता रही है कि इसमें डी होना चाहिए, सेकंड टर्म हमें बता रही है कि इसमें बी होना, सॉरी ए होना चाहिए, फर्स्ट टर्म हमें बता रही है जी इसमें डी मिस है, सेकंड टर्म में ए मिस है, और थर्ड टर्म पूरी है जी। इसका मतलब ये है अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं ए डॉट ए बार, क्योंकि वो जीरो की इक्वल होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है रूल, अगर आपको याद नहीं है आप दोबारा उठा के देख लें, और इसके अंदर ए बार प्लस बी प्लस सी, इसके साथ अगर मैं डी लेके आ जाऊं, डी प्लस डी इंटू डी बार, अब ये जीरो के इक्वल होता है, तो मैंने क्या किया इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे जी यहाँ पर है ये, तो ये मेरे पास फॉर्म क्या बन जाएगी जी, फर्स्ट मेरे पास डी मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी इसके साथ, ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये देख लें जी, ये फर्स्ट है जी। आगे क्या आ जाएगा जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, ये जी ये सेकंड आ गया जी मेरे पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसका मतलब है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इन दो में, जहां पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है। सेकंड टर्म में आपको अब समझ आना शुरू होगी। अब मेरे पास इसमें ए मिस है जी, अगर ए मिस है तो मैं यहाँ पर ए इंटू ए बार में लिख दूँ इसके साथ, या ऐड कर दूँ, तो मेरे पास ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में बनने के लिए तैयार हो जाता है। ये जी मेरा कर्सर यहाँ पर मूव कर रहा है, ये देख लें, और ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसका मतलब है अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाएं, तो आपको जो चीज़ मिस लगे आप उसमें ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें अकॉर्डिंग टू दी पीओएस आर एसओपीज। अगर वो एसओपीज है तो आप उसके साथ ऐड कर दें मल्टीप्लाई करके, और अगर वो पीओएस है प्रोडक्ट ऑफ सम है तो आप इसके साथ ऐड कर दें, जब भी जैसे कि अभी हमने किया है। तो ये जी आज का लेक्चर था आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपको वेल डन, नहीं समझ आई तो आप फिर भी मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हैं, हम इसको किसी दिन समझ लेंगे। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आई तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है जी। आज के लिए जी अल्लाह हाफिज़ और जी गुड बाय जी।